नमस्कार, मैं अनामिका श्री पूर्णिया लाइव क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार स्वागत करती हूँ। ग्रीष्मावकाश के इस काल में हम लोग व्याकरण के कुछ टॉपिक को लेकर के कुछ जो हमारा जो सिलेबस से रिलेटेड जो भी विषय हैं उसे लेकर के मैं आई हुई हूँ। आज का प्रकरण है हमारा समास। तो आइए बच्चों, आज हम लोग समास देखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी खास वर्ग के लिए ये कक्षाएं रखी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नवम वर्ग के हैं फिर भी इसे देखेंगे, दसम वर्ग के उनके भी सिलेबस में यह संकलित है, साथ साथ 11वीं 12वीं के भी बच्चे देखेंगे इसे। और आपके आस पड़ोस में कोई अगर सीबीएसई वाले हों तो उन्हें भी आप दिखा सकते हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के बच्चे इससे लाभान्वित हो। आइए चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का जो शीर्षक का नाम है वह है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेपण। किसी भी जो शीर्षक को पढ़ने से पहले उसके अर्थ को पहले स्पष्ट कर लिया जाए तो वह बच्चों के जहन में बातें बैठ जाती है। फिर समास का मतलब क्या होता है? आप जब कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो आपसे नाम पूछा जाता है, तो नाम का मतलब शिक्षक अक्सर पूछ दिया करते हैं। तो वैसे ही ये जो कक्षा है जिसमें आज का शीर्षक है समास, उसके शीर्षक का जो अर्थ है, समास का जो शब्दांश जो कहिएगा शब्दार्थ है इसका, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो समास का मतलब होता है संक्षेपण, संक्षेप। ठीक, तो संक्षेपण और संक्षेप क्या होता है? आप पूरे दिन विद्यालय में कार्य करते हैं और जाते हैं घर, तो 5 से 6 वाक्य में आप क्या करते हैं, पूरे दिन के जो भी आपकी चर्या है उसे आप 5-6 वाक्य में माँ को सुना देते हैं। तो वही जो आपका भर दिन का जो चर्या है वह आपका क्या हो गया, 10 वाक्य में सिमट के रह गया। तो वही हुआ भर दिन का संक्षेपण। ठीक उसी तरह से यहाँ किस चीज़ का संक्षेपण होगा, तो यहाँ पदों का संक्षेपण होगा। पद समझते हो? मैंने पिछले कक्षा में मैंने बताया था शब्द और पद में अंतर। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल, और उसी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त करते हैं और व्याकरण के नियम से जब वह बंध जाता है, वाक्य में जैसे ही प्रयोग में आएगा तो वह व्याकरण के नियम से बंध जाएगा और वह क्या कहलाता है? तब पद कहलाता है। तो शब्द जब व्याकरण के नियम से बंध जाए तो वह पद कहलाता है। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदों का संक्षेपण। चूंकि पदों का संक्षेपण इसलिए कह रही हूँ, शब्दों का संक्षेपण इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पद जब भी संक्षिप्त होंगे तो लिंग, वचन, कारक, इन सब बातों को ध्यान में रख करके संक्षिप्त होंगे, आपस में मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं दे करके बताऊं, तो अगर आप लिखते हैं राजा तो यहाँ लिखते हैं बेटा, तो आप इन दोनों के बीच देख रहे हैं कि ये दोनों पुल्लिंग हैं, और यहाँ जब इसके बीच संबंध जोड़ते हैं तो का लिखते हैं। तो ये जो व्याकरण के नियम से बंधा हुआ, इसीलिए यहाँ का हमने लिखा, चूंकि क्या है, ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग के साथ क्या प्रयोग में आता है? का। स्त्रीलिंग रहती यहाँ तो की। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ये बेटा को देख करके आपने क्या लगाया? का। किसका बेटा? राजा का बेटा। तो ये पुल्लिंग होने के कारण यहाँ बीच में संबंध बोधक का प्रयोग हुआ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पद हैं, यहाँ जो पहले स्वतंत्र थे तो शब्द थे, यहाँ चूंकि व्याकरण के नियम से बंध गए तो एक पद ये और दूसरा पद ये, और यहाँ ये जो है ये कारक का चिन्ह है, संबंध बोधक कारक। आइए इन सब बातों पे आगे की जो भी स्लाइड है उसमें बात करेंगे। पहले समास का जो शाब्दिक अर्थ है जो मैंने बताया, संक्षेपण। समास का शाब्दिक अर्थ बच्चों आप एक कॉपी निकाल लीजिए और फटाफट लिखते जाइए। ग्रीष्मावकाश में जितनी मौज मस्ती आवश्यक है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप परीक्षा को लेकर के एक एक करके पढ़ते जाएं, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। चूँकि आगे बोर्ड का एग्ज़ाम है और सबों का एग्ज़ाम है, और वह उस परीक्षाओं की तैयारी
एक ही दिन में नहीं हो जाती है, हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तब कोई शिखर तक पहुंचता है। तो वही सीढ़ी चढ़ने जैसी है पढ़ाई। आप हर दिन चढ़ेंगे तो आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ हो गया संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब क्या हो गया? छोटा करना। किसको छोटा करना? दो या दो से अधिक पदों को जब संयुक्त करते हैं तो वह आपको दिखेगा कि वह सामान्य रूप से छोटा हो जाता है। तो यहाँ भाषा क्या होती है? हमारी जो भाषा है वह संयोगात्मक है। संयोगात्मक समझते हो? शब्दों के संयोग से बनी हुई वाक्य है, वाक्यों के संयोग से निबंध है, कहानी है, और कई कहानियों को मिलाकर के एक पुस्तक है, और उसी तरह से विकसित होते होते भाषा बन जाती है। तो ये संयोगात्मक मतलब जुड़ते जाती है संयोगों से, वर्णों के संयोग से, शब्दों के संयोग से, वाक्यों के संयोग से। आप देखेंगे कि कोई ना कोई पद क्या कहेंगे उसको, पद्यांश आ जाता है, क्या आपके पास निबंध आ जाता है, आपके पास काव्यांश आ जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे और विकसित होते जाती है और बढ़ते जाती है और भाषा का निर्माण होता है। और उस भाषा को संयोगात्मक कहा गया। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ते रहता है, कुछ ना कुछ इसमें हमेशा संयोग होते रहता है, और उसमें समास की अधिकता होती है। और जब आप ये भाषा देखेंगे तो भाषा में समास की अधिकता इसलिए होती है क्योंकि समय का भी क्या होता है, उससे बचत होता है। साथ साथ समास की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वह और भी ज़्यादा सुंदर सुदृढ़ लगे भाषा, ठीक है, और सरल लगे, लोग समझे कि कितने कम शब्दों में कितने ज़्यादा बातों को रखा जा सकता है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा, चूँकि हिंदी में संस्कृत के समासिक शब्दों का प्रयोग होता है, हिंदी भाषा में संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है, और उन सब शब्दों का ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो शब्द समासिक शब्द हैं, और उन समासिक शब्दों का प्रयोग करके हिंदी के भी अपने ऐसे शब्द हैं जो कि समासिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी के भी समासिक शब्द। अतः इसकी जानकारी हिंदी पढ़ने वाले छात्रों को जरूर होनी चाहिए। अगर बच्चे समास नहीं जानते हैं, समासिक पद नहीं जानते हैं, तो उनकी जो यात्रा है वह और भी ज़्यादा सुलभ नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके पास कम समय में अधिक से अधिक बातें लिखनी होती है, अधिक से अधिक जानकारियाँ देनी होती है। तो इन जानकारियों को कम समय में देने के लिए समास बहुत ही ज़्यादा अहम है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। आगे के यहाँ हम लोग समास की परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। समास की परिभाषा सीधे शब्द में आप समझ गए कि पदों का क्या है, संक्षेपण है। तो कब, जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक नए पद का निर्माण करे तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद मिल करके जब नए पद का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नए पद बनने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास में दो या दो से अधिक पद आपस में मिलेंगे और एक नए पद का निर्माण करेंगे। मुझे लगता है किसी को इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो दो या दो से अधिक पद, तो पहला पद हो गया राजा, दूसरा पद हो गया पुत्र, ठीक है। और ये दोनों जब आपस में मिल गए तो यहाँ क्या बन गया, राजपुत्र, राजपुत्र। तो यहाँ पहले आप जान लें कि पहले तो आप ये समझ गए होंगे शब्द और ये समझ गए होंगे पद, तो इन दोनों में कोई परेशानी नहीं होगी और परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे समास में आप शब्द को छोड़ करके पद की बातें करते हैं, क्योंकि सभी शब्द व्याकरण के नियम से बंधे हुए हैं। तो यहाँ आप पद की बात करेंगे। तो यहाँ पहला, इसको कहते हैं पहला पद, पहला पद। पहला पद को कहा जाता है, व्याकरणिक नाम जो कहिएगा तो पूर्व पद, ठीक है। इसे आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया पहला पद, ठीक। और ये है दूसरा पद जो है उसे कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं, उत्तर पद। आप समझने के लिए कॉपी में लिख सकते हैं दूसरा पद, ठीक है। तो यहाँ एक समीकरण आया, आप बच्चे ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक समीकरण आया। क्या समीकरण आया, तो पूर्व पद
जोड़ उत्तर पद बराबर क्या हो गया, समस्त पद। समस्त पद, ये समस्त पद बन गया। तो आपको मैंने बताया आपके जानकारी के लिए कि पूर्व पद को, पहला पद को पूर्व पद कहेंगे, दूसरे पद को उत्तर पद कहेंगे, और दोनों जब मिलकर के एक नए पद का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, समस्त पद, जिसे सामासिक पद भी कहते हैं। सामासिक पद भी कहते हैं। बात समझ में आ गई सबको? इसे सामासिक पद भी कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, राजा हो गया पूर्व पद, ठीक, पुत्र हो गया उत्तर पद, और राजपुत्र हो गया समस्त पद, जिसे सामासिक पद भी कहेंगे। किसी कोई समस्या नहीं? तो यहाँ आप शब्द समझ गए, पद समझ गए, समस्त पद समझ गए, पूर्व पद उत्तर पद। अब जो है इसमें समझने वाली एक और बातें हैं, वह क्या है आपका, तो वह है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह समस्त पद को जब पुनः अलग अलग करके लिखा जाता है तो वह समास विग्रह कहलाता है। नहीं समझे बात को? समस्त पद, ये राजपुत्र है ना, राजपुत्र, ये क्या है आपका समस्त पद हो गया। और इसे फिर से अलग करिए। राजपुत्र, कोई पूछेगा किसको कहते हैं राजपुत्र, तो आप लिखेंगे ना राजा का पुत्र। इसे अलग करके फिर से लिख दिए ना आप, इसे जो अलग करके लिख दिए ना, इसी को कहते हैं, ये अलग करने की, समस्त पद को पुनः अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब होता है अलग करना। समस्त पद को पुनः अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह। तो यहाँ आपका पूर्व पद, यहाँ उत्तर पद, और ये बीच में कारक के चिन्ह है। आगे इसके बारे में भी बात होगी। तो यहाँ तक समझ गए आप सभी? समास किसे कहे? सब पदों का संक्षेपण समास कहलाया, जहाँ दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब क्या है, पूर्व पद, समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है, समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, ठीक है। और समास, जो समस्त पद है उसका एक और नाम है, उसे कहते हैं समासिक पद, ठीक। और समस्त पद को पुनः अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं समास विग्रह। समझ में आ गई बात? चलिए आगे। यहाँ है समास के कितने भेद हैं, तो समास के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुब्रीहि समास। ये समास के कितने भेद हो गए? कुल 6 भेद हो गए। और इस 6 भेद को हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मैंने पिछले भी कक्षा में मैंने बताया था कि अव्यय किसे कहते हैं। जो समास का पहला भेद है वह है अव्यय, अव्ययी भाव। तो पहले आपको जानना जरूरी है, आप पूर्व की क्लास को अगर देखे होंगे, पूर्व की कक्षा में मैंने बताया था सभी अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। अविकारी मतलब अ मतलब नहीं, और विकार मतलब परिवर्तन। तो अविकारी ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हों, ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हों, उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अ मतलब नकारात्मकता का बोध कराता है, नहीं, अविकार मतलब परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हो, वे सारे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। और सभी अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं, क्योंकि अव्यय का भी वही गुण है और अविकारी का भी वही गुण है। ये अपने रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक। तो यहाँ जो अव्ययी भाव समास है उसमें मैंने इसीलिए पहले अव्यय को बताया। अब आ जाए आप कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास। बात कहाँ होगी, बात किसकी होगी, तो सब में बात होगी, समस्त पद की बात होगी, समस्त पद की बात होगी। बच्चों ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब आपको जानना ज़्यादा जरूरी होगा, ये समझना ज़्यादा जरूरी होगा कि समस्त पद की जब भी बात होगी ना, कभी पूर्व पद की बात होगी, कभी उत्तर पद की बात होगी, और इसे मैं इतने तोड़ के बताऊंगी कि आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आशा करूंगी कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो ये समस्त पद की बात होगी। अव्ययी भाव समास है, तो जिस समास में पहला पद, किसकी बात हो रही है? समस्त पद के, कभी पूर्व की बात होगी, कभी उत्तर की बात होगी, ठीक है, उत्तर पद की, कभी पूर्व पद की, ठीक है, इन दोनों की बात होगी। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, पहला पद जो हो वो अव्यय हो। तो अव्यय आप पहचान लेंगे, कैसे अव्यय पहचानना है? अव्यय को आप क्या करिएगा, एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रही हूँ। कोई भी आप कहिएगा मैम अव्यय ही नहीं पहचान पाएंगे, तो अव्यय कैसे समझेंगे, कैसे कि इसका पहला पद अव्यय है? होगा ना दिक्कत। चलिए मैं बता रही हूँ इसे। आप क्या करिएगा, कोई भी ऐसा शब्द ले लीजिए, ठीक, उसे क्या करिए, एक बार मैं के साथ प्रयोग करिए, ठीक। आपके लिए मैं बच्चों के सोच के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन काम आएगा। पहले उसे क्या करिए, मैं के साथ प्रयोग में लाइए। जैसे एक यहीं ले लीजिए, आजीवन, मैं आजीवन आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मैं आजीवन आपको पढ़ाऊंगी, इसी मैं को क्या करिए, बदल दीजिए, मैं को बहुवचन में ले आइए, हम बना दीजिए, हम आजीवन आपकी सेवा करेंगे, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, मैं से हम हो गया, पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी से क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी पढ़ाऊंगी से नहीं, पढ़ाऊंगी से नहीं बदला, मतलब क्रिया का रूप भी बदल गया। मैं के साथ पढ़ाऊंगी और हम क्या करेंगे, करेंगे, हम आपकी आजीवन सेवा करेंगे, ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हैं पढ़ाऊंगी क्या है, वर्तमान काल में है, ठीक है, और वह क्या हो गया, बहुवचन में परिवर्तित हो गया। वह कह रहा है कि यहाँ ये एक वचन में था पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी एक वचन में, और यहाँ क्या हो गया, ये बहुवचन में परिवर्तित हो गया, क्रिया भी अपना रूप बदल दिया। लेकिन ये आजीवन जो है, आजीवन ये रूप नहीं बदल रहा है, मैं के साथ भी आजीवन ही लग रहा है और हम के साथ भी आजीवन ही लग रहा है। तो मैंने बताया था ना पूर्व की क्लास में कि जो शब्द अपने रूप नहीं बदलते हैं वह अविकारी शब्द होते हैं, सभी अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो आपको पहचानने के लिए आप इसके साथ भी प्रयोग में लाइए। प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो मैं से हम बहुवचन, जाता से जाते बहुवचन, हूँ से हाँ बहुवचन, लेकिन प्रतिदिन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बच्चों आप एक मतलब अपने मन में ही फटाक से क्या कर लीजिएगा, इसको जांच लीजिएगा कि ये अविकारी शब्द है क्या। अविकारी शब्द जैसे ही निकलेगा तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ देखिए, जिस समास में पहला पद क्या हो, अव्यय हो और वही प्रधान हो, तथा समस्त पद जो है वह अव्यय का ही काम करे। बात को समझे, नहीं समझे? जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो, ठीक। यहाँ देख रहे हैं आप, पहला पद क्या है, प्रति, अव्यय, ठीक, और वही प्रधान हो, वही प्रधान हो, तथा समस्त पद जो होगा वह भी अव्यय का ही काम करेगा। प्रतिदिन को आप बहुवचन में प्रतिदिनों नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वह भी रूप नहीं बदलेगा, लेकिन दिन से दिनों हो जाएगा, ठीक, लेकिन प्रतिदिन को आप प्रतिदिनों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो और उसके साथ साथ जो समस्त पद का निर्माण होगा वह भी अव्यय का ही काम करेगा, उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो आपका यहाँ दिख रहा होगा कि समासिक पद जो है वह लिखा हुआ, उसका साथ साथ विग्रह किया गया। यहाँ समासिक पद है, यहाँ आप देखिए कि यहाँ समासिक पद है जिसे समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ विग्रह भी दिया हुआ है, ठीक है, समास विग्रह भी दिया हुआ है। तो आजीवन, आजीवन का विग्रह कैसे करेंगे, जीवन के अंत तक निर्विवाद, बिना विवाद के, प्रतिदिन, हर एक दिन, लाजवाब, जिसका जवाब ना हो, भर पेट, पेट भर के, बारंबार, कई बार, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, ठीक, दिन जिसे कहते हैं दिन के बाद, एक दिन के बाद दूसरा दिन, दिनों दिन,
ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसका विग्रह करेंगे और इस तरह से इसको पहचानेंगे। मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या होगी इसमें। फिर भी यहाँ देखिए, संज्ञा की द्विरुक्ति या आवृत्ति वाले शब्द अव्ययी भाव होते हैं। जब आप संज्ञा की द्विरुक्ति करते हैं, द्विरुक्ति समझते हैं, यहाँ देखिए आप, दिनों दिन, दिनों दिन, दिन दिन, तो यहाँ आप द्विरुक्ति हो गया या आवृत्ति, ये दोनों एक ही बात है, मतलब बार बार दोहराना, बार बार आना वाले शब्द अव्ययी भाव होते हैं। जैसे घर घर, हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, कोठे कोठे, कभी कभी। तो ये सारे शब्द क्या होंगे? अव्ययी भाव होंगे। ये सारे शब्द नहीं, पद, माफ करिएगा, ये सारे पद अव्ययी भाव समास होंगे। ठीक है। अब ये द्विरुक्ति शब्द, द्विरुक्त शब्दों के बीच में ही या ही आता है, उसे भी अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ जो आपको बीच में आएगा ही या ही, तो वह भी आपको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आएगा। जैसे दो, यहाँ एक पद दूसरा पद, तो इसकी क्या हो गई? द्विरुक्ति हो गई। द्विरुक्ति हो गई या आवृत्ति कहे, तो इसके बीच जो ये ही आया, यह भी अव्ययी भाव समास ही कहलाएगा। ये पूरा अव्ययी भाव समास का ही संकेत दे रहा है। घर ही घर, आप ही आप, एक एका एक, मुहा मुंह, आपने मुझे जवाब दे दिया मुहा मुंह, मतलब मुंह ही मुंह। ठीक है। तो ये सारे आप ध्यान में रखिएगा। जब किसी पद की पुनरावृत्ति होगी, जब किसी पद की आवृत्ति होगी, दोबारा उसे लिखा जाएगा या उसके बीच में, दो पदों के बीच में ही या ही का प्रयोग होगा, तो वह भी अव्ययी भाव समास होगा। आइए अगले जो भेद है उसकी ओर देखें। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वैसे ही जैसे हम लोगों ने देखा, तो इसमें भी समस्त पद की ही, समस्त पद के दोनों पदों की बात होगी, पहला पद और दूसरे पद की बात होगी, जिसे उत्तर पद कहते हैं। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण हो, जिसे कहते हैं गौण मतलब लोप हो, छुपा हुआ हो, उसकी कोई आवश्यकता वहां नहीं दिखे, ठीक, और उत्तर पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जिस समस्त पद का पहला पद, ध्यान दीजिएगा, इस समस्त पद में पहला पद क्या हो? गौण हो, लोप हो, छुपा हुआ हो, उसकी कोई आवश्यकता वहां नहीं दिख रही हो, और उत्तर पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक, इतना तो समझ में आ गया सबको। और इस परिभाषा में एक और पंक्ति जोड़ा जाए, तो जिस समस्त पद का पहला पद गौण हो या छुपा हुआ हो या लोप हो और उत्तर पद प्रधान हो तथा समास विग्रह के समय दोनों पदों के बीच कारक के चिन्हों का प्रयोग हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं? आइए उदाहरण से मैं बताती हूँ। यहाँ देखिए, एक उदाहरण है राजपुत्र। ठीक है। तो ये समस्त पद हुआ। मैंने क्या परिभाषा में बताया कि जिस समस्त पद का पहला पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, मतलब ये प्रधान रहेगा, ये है और ये गौण है, ये इसको कट कर दीजिए, ये गौण है। पहला पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो। अगर मैं कहूं कि राजपुत्र मर गया, राजा मरा नहीं ना, पुत्र मरा। ठीक, तो ये राजा नहीं मरता है, मतलब राजा गौण हो गया, लोप हो गया उसका, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, मर गया कौन? पुत्र मर गया। तो जिस समस्त पद का पहला पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह के समय दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आप कहेंगे कारक की विभक्ति पहचान जान रहे हो ना? कारक की विभक्ति, कारक के जो चिन्ह है उसे विभक्ति कहा जाता है। कारक के 8 भेद हैं, 8 भेदों के कुछ ना कुछ चिन्ह है, चिन्ह को ही विभक्ति कहते हैं। और जब यहाँ विग्रह करते हैं समस्त पद का, तो विग्रह के समय दोनों पदों के बीच कारक के चिन्हों का प्रयोग होगा, और जैसे चिन्ह जिस तरह के चिन्ह का प्रयोग होगा उस तरह का ही तत्पुरुष समास बन जाएगा। आप कारक के 8 भेद हैं, पहले भेद को छोड़ दीजिए, कर्ता को छोड़ दीजिए और संबोधन को छोड़ दीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 भेद हैं। 8 में से कर्ता को छोड़िए और संबोधन को छोड़िए, बचा कौन? 6 भेद में से आप क्या करिए? पहला जो है कर्म,
कर्म, तो कर्म के साथ कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कारक के चिन्ह के आधार पर 6 भेद है। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद मैंने रख दिया यहाँ। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष समास, ये 6 भेद हैं। और इन 6 भेद को आप कैसे पहचान सकते हो बच्चों? तो आप कारक के चिन्ह के आधार पर, क्योंकि कर्ता ने, कर्ता को तो मैंने छांट ही दिया। कर्म को, इसका चिन्ह है को। करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर और संबंध का, के, की, रा, रे। ठीक है, ये आपका सबका चिन्ह है जिसे विभक्ति कहते हैं, कारक के विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए? कारक के चिन्हों के आधार पे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। और इन 6 भेद को आप कैसे पहचान सकते हैं? सारे चिन्हों को देखेंगे कि 2 पदों के बीच किस तरह के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसी तरह का समास हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आइए उदाहरण मैं दे रही हूँ, यहाँ मैंने रख दिया है कुछ कारक के विभक्ति चिन्ह। कर्म तत्पुरुष समास, सुख प्राप्त। यहाँ देखिए समस्त पद है सुख प्राप्त, और इसका जब विग्रह करते हैं तो सुख को पाने वाला। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों पदों के बीच क्या है? को है। को देख करके आप कैसे पहचान लिए? कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, को बीच में, दोनों पदों के बीच कारक की विभक्ति है। और वह विभक्ति कौन सी है? तो को है। को किसका चिन्ह है? तो कर्म का। ठीक, तो ये सारे देख लेंगे आप। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अंगरक्षक, ये अंगरक्षक एक यहाँ मिसप्लेस हो गया है, इसे आप ध्यान नहीं देंगे। ये अंगरक्षक, अंग की रक्षा करने वाला। की किसका है? संबंध का, के, की। ठीक है, इसे आप ध्यान नहीं देंगे। न्यायकर्ता, न्याय को करने वाला। विमान चालक, विमान को चलाने वाला। तो ये जो को देख रहे हैं ना, कर्म को, विभक्ति को देख करके आप तत्पुरुष समास के भेद को पहचान लेंगे। अब आ जाए आप, दूसरा जो है वह है करण तत्पुरुष समास। करण और आपादान दोनों का क्या होता है? एक ही तरह के चिन्ह है। तो इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं? ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कि करण का से जो है वह साधन का काम करेगा, और अपादान का से जो है वह हमेशा अलगाव दिखाएगा। अलगाव दिखाएगा। कैसे अलगाव दिखाएगा? तो अगर मैं कहूँ विद्याहीन, विद्या से हीन, मतलब विद्या से अलग हो गया, तो ये है आपका अपादान का, जो कि यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है करण में। तो ये किसका है उदाहरण? अपादान का। ठीक, विद्या से हीन, ये अपादान का मतलब विद्या से हीन है। ठीक है। शोकाकुल, शोक से आकुल। अगर मैं लिख दूं यहाँ हस्तलिखित, हस्तलिखित, तो ये हस्तलिखित क्या हो जाएगा भाई? हस्तलिखित समझते हो? हस्त मतलब हाथ, लिखित मतलब लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। तो मैंने क्या बताया? करण का जो से है वह साधन का काम करेगा। आप अपने घर से भट्टा बाजार जाते हो तो साधन क्या है? ई रिक्शा, गाड़ियाँ, जो भी कुछ साधन है। वैसे ही अगर आप लिखना चाहते हो तो साधन क्या है? हाथ है। हाथ में कलम लेते हो तब लिखते हो ऐसे। ठीक, तो हाथ से लिखा हुआ। जब आपको कोई भी से जब प्रयोग में दिखेगा साधन के रूप में तो वह करण होगा। से जब प्रयोग में दिखेगा उससे अलगाव प्रतीत होगा तो वह अपादान होगा। ठीक है, पहचान लोगे? जैसे विद्याहीन, विद्या से हीन, यहाँ कर्महीन, ये अपादान हो जाएगा, इसे यहाँ नहीं रखना है। ठीक। शोकाकुल, शोक से आकुल, करण तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, करण तत्पुरुष समास। ईश्वर दत्त, ईश्वर से दत्त, करण तत्पुरुष समास। दुखार्त, दुख से आर्त, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे आइए। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान क्या होता है? तो संप्रदान का चिन्ह है वह है के लिए। क्या है? के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कुछ समासिक पद दिए हुए हैं और उसके यहाँ विग्रह दिए हुए हैं। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। देवालय, देव के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विधानसभा, विधान के लिए सभा। तो ये जो के लिए दिख रहा है तो इसके आधार पे आप पहचान लेंगे कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास है।
पहचान लोगे ना? चलिए आगे आइए। अब क्या है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान मैंने बता ही दिया कि यहाँ आपको मुक्त अलग होता हुआ प्रतीत होगा, तो ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ये आपका अपादान होगा। जन्मांध, जन्म से अंध, ठीक है। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, ये क्या हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। अब है आपका संबंध तत्पुरुष समास। संबंध का क्या है चिन्ह? तो वह है का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ देवालय, समस्त पद है देवालय, उसका विग्रह है देव का आलय। नरेश, नर का ईश। पराधीन, पर के अधीन। पुष्प वृष्टि, पुष्प की वर्षा, तो वह क्या है पुष्प की वृष्टि वर्षा। तो यहाँ आपको का, के, की दिख रहा है, तो संबंध तत्पुरुष समास। समझ में आ गई बात? अब एक और है भेद, वह है अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? तो अधिकरण में पर, में लगा हो विग्रह के समय, दोनों पदों के बीच चाहे में लगा हो चाहे पर लगा हो। आकाश गंगा, आकाश में गंगा। अग्नि परीक्षा, अग्नि में परीक्षा। जल समाधि, जल में समाधि। कर्म निरत, कर्म में निरत। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये पुरुषों में उत्तम में देखेंगे एक बार में कहेंगे कि अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कितने भेद हुए? 6। कारक के आप पहले को छोड़ दीजिए भेद को, अंतिम को छोड़ दीजिए, बीच वाले जो है उसी के चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। और चिन्ह को जिस प्रकार का देखिएगा उस तरह के समास आप पहचान जाइएगा, इसमें समस्या नहीं होगी आपको। अब आ जाइए आप, ये तो हो गया 2 भेद समास के, अब यही भाव समझ गए आप और तत्पुरुष समझ गए। तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का क्या हो एक पद, चाहे वो क्या हो एक पद उपमेय हो या विशेषण हो, ठीक, और दूसरा पद उपमान हो या विशेष्य हो। तो आप पहले ये समझ लें कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो ये विशेषण जो है वह है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अगर मैं कहूँ ये बोतल क्या है, ये बोतल लंबा है, ठीक, तो बोतल की विशेषता है कि लंबा है, तो लंबा विशेषण, लंबा विशेषण और बोतल विशेष। समझ में आ गई बात? अगर मैं कहूँ लड़की छोटी है, तो लड़की विशेष और छोटी विशेषण। आकार या आकृति के बारे में बताई जा रही है, गुणवाचक विशेषण। समझ में आ गई बात? तो जिसके जैसे कह दूं काली और गाय, तो गाय विशेष, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष, और विशेषता बतलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह विशेषण। क्लियर ना? किसी कोई समस्या? अब दूसरा चीज है वह है उपमेय, उपमान, ठीक है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान। मुख चंद्र के समान है, तो मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। समझ में आ गई ना बात? तो हमेशा क्या होगा, उपमेय जो होगा वह तुच्छ आम चीज होगा, और उपमान क्या होगा, वह प्रसिद्ध होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।